हेलो दोस्तों, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस शुरू चैनल में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 3 के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसका नाम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टूडेंट, अगर आपको दोनों वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप उसे वहाँ से देख सकते हो। चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए सर, आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया था, तो आज की इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय और उसके एप्लीकेशन को जानेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं उसके एप्लीकेशन और गॉस का प्रमेय क्या है। चलिए साहब, शुरू करते हैं हम लोग। बता दो दोस्त, अगर आप जीपीएल एकेडमी टीम द्वारा बनाए हुआ हैंड रिटेन नोट्स को लेना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9369183507। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने ब्रांच की नोट्स को ले सकते हो। चलिए साहब, शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या होता है, इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं दोस्त? गॉस का प्रमेय क्या है इसे समझते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। क्या कहा साहब? क्या कहा मैंने ये कहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, जो विद्युत फ्लक्स फाई ई होता है वह उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का यानी टोटल आवेश का 1/ε गुना होता है। ये हो गया आपका ε0। ध्यान समझिएगा सर, ये क्या होता है अपना 1/ε0। ये आपका फार्मूला बनता है। ये आता कैसे ही, इसे हम लोग डेरिवेशन करेंगे सर। चलिए हम लोग इसे ड्राइव करते हैं और इसे प्रूव करते हैं कि ये कैसे आता है। मैंने क्या किया साहब, यहाँ एक गॉसियन पृष्ठ मान लिया। ये गॉसियन पृष्ठ है। माना एक बिंदु आवेश Q प्लस Q एक बंद पृष्ठ के भीतर वो बिंदु पर स्थित है। क्या है? एक यहाँ प्लस Q आवेश मैंने स्थित कर रखा है। इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर का लघु क्षेत्रफल अवयव dA। यहाँ क्या है? इसका लघु क्षेत्रफल क्या है सर? यहाँ लघु क्षेत्रफल इसका dA है। समझ रहे हो? dA है। बिंदु O पर स्थित प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E है, जो OP के अनुदिश हो। क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, dA से होकर विद्युत फ्लक्स क्या होगा? जो d फाई E हमारा होगा वह मैंने आप बता दूं आपको, वह हमारा होगा E वेक्टर E इंटू dA। ये हमारा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। जब ये वेक्टर यहाँ की ये जब d हटेगी, ध्यान समझिएगा, यहाँ से आप लोग समझिए, ये रहा हमारा थीटा, यहाँ थीटा डिग्री बन रहा है। तो अब समझिएगा, जब आप लोग वहाँ समझ लिया थीटा बन रहा है, क्या है सब थीटा बन रहा है, तो यहाँ जो dA होगा दोस्त, यहाँ जो dA हो जाएगा वो हमारा होगा dA cos थीटा में आ जाएगा। dA cos थीटा में ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया हमारा d फाई E इक्वल EDA cos थीटा। क्या हुआ? EDA cos थीटा। अब आप सभी को पता है, मैंने अभी फार्मूला प्रूव कराया है, E इक्वल 1/4πε0 इंटू के तो एक नियतांक मैंने मान लिया, ठीक है, और Q/r²। dA, हाँ dA cos थीटा रख दिया मैंने। अब देखो दोस्त, ये आपका एक फार्मूला होता है जो ये DW नहीं है, ये d ओमेगा है। d ओमेगा बराबर होता है dA cos थीटा अपॉन r²। ये आपका फार्मूला होता है। अब मैंने क्या किया, इसके पहले प्लेस पर मैंने रख दिया d ओमेगा, तो हमारा निकल के आ गया d फाई E इक्वल Q/4πε0 इंटू Q इंटू d ओमेगा। हवा या निर्वात के लिए मैंने k को मैंने मान लिया 1। क्या मान लिया? हवा या निर्वात के लिए मैंने मान लिया k का वैल्यू 1। तो हमारा ये फार्मूला यहाँ पर निकल कर आ गया। अब क्या करते हैं, ये था हमारा छोटी सपाटी के लिए।
क्या था हमारे छोटे से पार्ट के लिए। अब क्या करेंगे, संपूर्ण के लिए, संपूर्ण जो अवयव था उसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। संपूर्ण के लिए क्या करते हैं दोस्त, संपूर्ण के लिए हम लोग करते हैं समाकलन। क्या करते हैं हम लोग, समाकलन, इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, इस अवयव का इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ लगाते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, यहाँ भी लगाते हैं इंटीग्रेशन। चूंकि ये अचर पद है तो यह आ जाएगा बाहर और डी ओमेगा अंदर हो जाएगा इंटीग्रेशन के। ध्यान समझिएगा साहब। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए ये जो डी ओमेगा है, डी ओमेगा वैल्यू होता है 4 पाई। क्या होता है सर, 4 पाई होता है इसका वैल्यू। ये आ गया हमारा 4 पाई। तो अब देखिए सर, ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा मिल जाएगा फाई ई, जो हमारा मिल जाएगा वह मिल जाएगा हमारा क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यही तो प्रूव करना था मुझे और ये हमारा प्रूव भी हो गया। तो आई होप दोस्त आप लोग यहाँ तक समझ गए हो। अब हम लोग इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। कुछ अनुप्रयोग आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं हम उन्हीं को बस पढ़ने वाले हैं। तो दोस्त सबसे पहला अनुप्रयोग आपका है, इसे हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहला दिया गया है आपका, ये आपके इंटर में भी दिए गए हैं। तो दोस्त फर्स्ट दिया गया आपको, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर, समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र। क्या, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र बताना है। तो दोस्त क्या करना है आपको, मैं जैसे आपको वहाँ बता रहा हूँ, जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझते जाइएगा। मैंने क्या किया, माना किसी अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर का पृष्ठ घनत्व क्या है, रो है। ये मैंने मान लिया एक पृष्ठ, ये मैंने यहाँ पर क्या होगा, यहाँ प्लस क्यू आवेश क्या है, यहाँ विस्तरित है। ठीक है, इस चादर पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से विस्तरित है। समतल चादर के निकट आर दूरी पर एक बिंदु मैंने पी मान लिया। यहाँ से क्या किया मैंने, एक बिंदु, यहाँ से एक बिंदु मैंने यहाँ पी मान लिया, प्रेजेंट कर लिया। जहाँ पर मैं विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, में ज्ञात करनी है। क्या करनी है, में यहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात करनी है। ध्यान समझिएगा। चादर की दूसरी तरफ बिंदु पी के सम्मित एक बिंदु पी डैश है। बिंदु पी और बिंदु पी डैश से होकर जाता हुआ बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मैंने खींच लिया। अब मैंने क्या किया है सर, अब मैंने कर लिया है यहाँ पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मैंने खींच लिया है। क्या करते हैं, किसी भी पी को डेरिवेशन करने के, डेरिवेशन जब हम लोग करते हैं अनुप्रयोग का, तो हम लोग एक क्या करते हैं, एक हम लोग गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। क्या मानते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ मानते हैं। तो साहब मैंने भी इसमें क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ बेलन मान लिया है। क्या किया मैंने, एक गॉसियन पृष्ठ इसमें बेलन को मान लिया कि एक गॉसियन पृष्ठ मैंने एक बेलन मान लिया। तो साहब मैंने अभी आपको बताया कि हर एक डेरिवेशन करने से पहले हम लोग उसमें एक गॉसियन पृष्ठ को पुट करते हैं, मानते हैं, लेट करते हैं। तो देखो दोस्त बता दूं, जो यहाँ से विद्युत क्षेत्र मान निकलेगा सेम वही होगा जो यहाँ से निकलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं, अगर यहाँ से मान लो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को मान लो, अगर यहाँ से 2 निकल रहा तो यहाँ भी 2 निकल रहा है ऐसा। तो ये यहाँ जब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या हम लोग कर सकते हैं 2 × 2 कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 2 जब जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, और 2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा सर, हो जाएगा ना। तो सेम उसी तरह देखो दोस्त, जब मैंने क्या कहा अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि जो वहाँ से निकलेगा वही यहाँ से होगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए यहाँ से भी निकला। तो समझिएगा साहब, मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर समझाया, जो ई डी ए होता है वो ई डी ए कास्ट है, यहाँ भी ई डी ए कास्ट हो गया। तो देखो यहाँ जो ई डी ए कास्ट है, ये डी ए कास्ट है, ये रहा, ये हमारा देखो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा डी। तो थीटा मैंने मान लिया 0, थीटा को मैंने क्या कर लिया, मान लिया मैंने 0, थीटा को मैंने माना 0। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए। अब हो गया हमारा इंटीग्रेशन 2e इंटीग्रेशन डी ए, यहाँ e हो गया इक्वल 5e। तो यहाँ से समझिएगा सर, आप लोग ध्यान से पूरा समझिएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन जो डी ए था, इसका हमारा इंटीग्रेशन निकल कर आ जाएगा ए। क्या निकल कर आ जाएगा ए। तो यहाँ हमारा हो गया ई ए, यानी जो 5e हमारा हो गया वो हो गया हमारा 2e। अब देखिएगा, अब लगाते हैं गॉस का प्रमेय से। गॉस का प्रमेय क्या कहता है, 5e = Q/ε0। तो यहाँ इसका LHS और इसका LHS इक्वल है, तो RHS आपस में इक्वल हो जाएगा। आपस में RHS क्या हो जाएगा साहब, इक्वल हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 2EA = Q/ε0, इतना हो जाएगा। तो
अब यहाँ से हम लोग ई का वैल्यू निकालेंगे। तो साहब जब आप लोग ई का वैल्यू निकालेंगे ना, जब ई का वैल्यू निकालेंगे तो ई इक्वल आपका आएगा Q/2A एप्सिलॉन 0, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। आप लोग साहब एक जगह पढ़े होंगे, कभी इंटर में आप लोग पढ़े होंगे कि सर इंटर में आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, जो आपका ये Q होता है ना सर, जो आपका Q होता है वह आपका होता है, देखिएगा साहब ये आया कैसे, यहाँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये पॉइंट आया है कैसे, ये पॉइंट क्या हुआ है, ये पॉइंट कहाँ से आया है, ये कैसे आया है। ठीक है, ये आ गया आपका ρA/2A एप्सिलॉन 0, इतना कहाँ से आया है, यहाँ देखिए 2A एप्सिलॉन 0 इतना तो है। जो Q का वैल्यू होता है, आप लोग पढ़े होंगे इंटर में, Q इक्वल होता है ρA, या आप लोग पढ़े होंगे रो इक्वल होता है A/Q, क्या पढ़े होंगे, सॉरी Q/A, ये होता है Q/A, आप लोग ये पढ़े होंगे इंटर में। वहीं से किया गया साहब, ये Q जो है उसे यहाँ रो रख दिया गया। अब देखिए यहाँ से एक और एक कैंसिल हो गया, तो आपका जो वैल्यू आ गया है वह E इक्वल आ गया ρ/2 एप्सिलॉन 0, यहाँ से ये कर लिया गया और इस तरह से आपका इसका वैल्यू निकाला गया, डेरिवेशन कर दिया गया है। आई होप आप लोग का यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो साहब अब हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर क्या होती है। कैपेसिटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैपेसिटर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं सर कैपेसिटर क्या होता है साहब, ध्यान से समझिएगा सर। कैपेसिटर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ आपको। कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र एक ऐसा संयोजन होता है जो अपने भीतर आवेश की मात्रा को संचय कर लेता है। क्या करता है, संधारित्र एक ऐसा संयोजन होता है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जो अपने भीतर आवेश की मात्रा को क्या करता है, संचय करता है, स्टोर करता है। जो हमारे संधारित्र होती है उसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी इक्वल होता है Q/V, क्या होता है Q/V, अथवा एक और इसका परिभाषा है, तो इसका एक और परिभाषा होता है, किसी चालक का आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता को बढ़ाने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे कहते हैं कैपेसिटर, उसे कहते हैं हम लोग कैपेसिटर। कैपेसिटर के हम लोग प्रिंसिपल को जानते हैं कि संधारित्र के क्या सिद्धांत होता है, इसे हम लोग जान लेते हैं सर। संधारित्र का क्या सिद्धांत होता है, जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। यदि अनावेशित चालक पृथ्वी से जोड़ दे तो विभव और भी कम हो जाता है, जिससे आवेशित चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। क्या होती है, पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। तो आई होप दोस्त आप लोग संधारित्र का सिद्धांत और संधारित्र को समझ गए होंगे। जी साहब अब पढ़ते हैं हम लोग धारिता। क्या पढ़ेंगे, धारिता। धारिता किसे कहते हैं, संधारित्र को मैंने आपको समझा दिया। जी साहब जो धारिता होती है उसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ मैंने थोड़ी रॉन्ग बोल दिया। जो धारिता होती है उसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बता दो सर, जो Q होता है वह प्रोपोर्शनल होता है V के, जो Q होता है इसमें प्रोपोर्शनल होता है V के, यानी कि जब हम लोग यहाँ से जो Q होता है वो प्रोपोर्शनल होता है V के, जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो C हमारा आता है एक नियतांक, C आता है हमारा एक नियतांक, जो हमारी कहते हैं एक सर्वाधिक नियतांक होती है। तो जो हमारा C का, अब यहाँ देखिए, अब मैंने C इक्वल निकाला फार्मूला, C इक्वल आपका होता है Q/V। ये मैंने आपको फार्मूला वहाँ बताया था, बट वहाँ मैं बोल दिया था कि C को संधारित्र कहते हैं, बट C को हम लोग धारिता कहते हैं। ठीक है, धारिता किसे कहते हैं, किसी चालक के विभव भी तथा आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, धारिता कहते हैं। या हम लोग ये भी कह सकते हैं किसी चालक का आवेश Q ऐसे रहेगा दोस्त, ये ऐसे रहेगा, किसी चालक का आवेश Q और विभव V का अनुपात जो होता है वह कहलाता है हमारा धारिता। क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा कहलाता है धारिता। जो धारिता का मात्रक होता है दोस्त वह होता है आपका फैराड या कूलम्ब वोल्ट, ये आपका होता है, उसकी बीमा डायमेंशन होती है। साहब अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की क्या धारिता होती है, क्या इसकी फार्मूला होता है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशन करेंगे सर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।